राजनीति में कहते हैं कि महत्वाकांक्षा अच्छी चीज होती है, लेकिन अगर अति महत्वाकांक्षा हो जाए तो नींव हिलाकर रख देती है। और ऐसा ही कुछ अभी हमें कर्नाटक की सियासत में देखने को मिल रहा है। सियासत में वहां भूचाल आया हुआ है। इसका कारण है, सुबह सुबह आया कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का एक पोस्ट। उस पोस्ट में क्या है, और राजनीति में, कर्नाटक की राजनीति में इतना भूचाल क्यों मचा हुआ है, इसी विषय पर अब बात करने के लिए हम लोग वन इंडिया के स्टूडियो और न्यूज रूम में मौजूद है। मेरे साथ हैं वैभव, और हमारे साथ केशव कर्ण जी भी हैं, जो देश और दुनिया की राजनीति पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रिचा। थैंक यू वैभव। केशव जी, डायरेक्टली हम उस पोस्ट से ही शुरुआत करते हैं जिस पोस्ट ने तहलका मचाकर रख दिया है। एक पोस्ट आता है सुबह सुबह जिसमें डीके शिव कुमार लिखते हैं, वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर। तो कहने का मतलब ये सबको पता है कि डीके शिव कुमार अभी खुद को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद पर देख रहे हैं। लेकिन ये महत्वाकांक्षा कितनी अच्छी है, क्या इसका कुछ नेगेटिव है, क्या होने वाला है कर्नाटक की राजनीति में केशव जी? कर्नाटक की राजनीति में मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ होने वाला है। जिस परिवर्तन की उम्मीद हम कर रहे हैं उसको राजनीतिक समीकरण में ढाल के देखना पड़ेगा हमें। कर्नाटक की जो स्थिति है, दरअसल मैंडेट जो मिला था कर्नाटक में कांग्रेस को 2023 के चुनाव में, वो जबरदस्त मैंडेट मिला था। उनको करीब 165 सीटें आई हैं, जो बहुमत से करीब 30 सीटें ज्यादा है, 30-40 सीटें ज्यादा है। जी। इस स्थिति में पावर सेंटर का जो संघर्ष है वो तभी से जारी था। 2023 के चुनाव में डीके शिव कुमार को कांग्रेस का खेवनहार समझा जा रहा था, उनको जीत का आर्किटेक्ट कहा जा रहा था। लेकिन चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी खिसक के चली जाती है सिद्धारमैया के पास। सो सिद्धारमैया का कर्नाटक की राजनीति में अपना चार्म है। और अगर हम साफ शब्दों में कहें तो सिद्धारमैया किसी को लेकर के उस तरह के लॉयलिस्ट नहीं समझे जाते हैं। जैसे डीके शिव कुमार को गांधी परिवार का लॉयलिस्ट समझा जाता है। अच्छा समय चल रहा हो, बुरा समय चल रहा हो, डीके शिव कुमार रॉक सॉलिड बन के खड़े रहते हैं गांधी परिवार के पीछे, कांग्रेस के पीछे। वो सबसे बड़े इन्वेस्टर भी है कांग्रेस में, फंड देते हैं कांग्रेस को, संगठन को स्ट्रांग करते हैं। तमाम उनकी कोशिशें कांग्रेस की जीत में गवाह रही हैं। जी। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि डीके शिव कुमार की जगह सिद्धारमैया क्यों आ जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि सिद्धारमैया इज ए रेवेलियन कैरेक्टर। सिद्धारमैया का मंत्र है, या तो वो रहेंगे नहीं तो कोई नहीं रहेगा, पार्टी भी नहीं रहेगी, ये तय है। और आज की तारीख में देख लीजिए कर्नाटक में जो स्टॉल वार्ड्स हैं उसमें सबसे बड़ा कद किसका है? सिद्धारमैया का। अक्रॉस पार्टी लाइन में बात कर रहा हूं, कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जी। वहां पर जो देवगौड़ा जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका भी राजनीतिक करियर है, वो अवसान के दौर पे है। बीएस येडियुरप्पा, उनका भी राजनीतिक करियर अवसान के रास्ते पे है। उसमें सबसे जो एक स्वीकार्य छवि है नेता के रूप में, वो डीके शिव कुमार की है। और डीके शिव कुमार की राजनीतिक यात्रा को भी समझना जरूरी है। डीके शिव कुमार बहुत, आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, डीके शिव कुमार जितने महत्वाकांक्षी हैं, सिद्धारमैया मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। और महत्वाकांक्षा होना कोई गलत बात भी नहीं है। सिद्धारमैया की राजनीतिक यात्रा जनता परिवार से शुरू होती है। वो जनता पार्टी में रहते हैं। जनता पार्टी जो रामकृष्ण हेगड़े की सरकार बनी थी कर्नाटक में, उसमें रहते हैं। जनता पार्टी से फिर आते हैं जेडीएस में, देवगौड़ा जी के साथ आते हैं। जनता दल पार्टी समाजवादी में, सॉरी, जनता दल सेकुलर में आते हैं। जनता दल सेकुलर में उन्हें एक समय के बाद लगता है कि देवगौड़ा के उत्तराधिकारी वो होंगे। हम्म। लेकिन वहां पर बीच में आ जाते हैं एचडी कुमार स्वामी। अब वहां पर सिद्धारमैया को लगता है कि जेडीएस में उनके लिए आगे के रास्ते नहीं है, वो जेडीएस छोड़ के निकल जाते हैं। जेडीएस से निकल के वो कुछ दिनों के लिए अपनी एक पार्टी बनाते हैं, फिर उस पार्टी का कांग्रेस में विलय करते हैं। और फिर आता है साल 2013 का चुनाव, जिस चुनाव में समझा जाता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री बनेंगे कांग्रेस के। लेकिन ऐन मौके पे सिद्धारमैया ऐसा गेम खेलते हैं, ऐसी राजनीतिक चाल चलते हैं कि खड़गे वो अपनी सीट भी हार जाते हैं, दूर चले जाते हैं कर्नाटक की राजनीति से। और सिद्धारमैया को वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी 5 साल के लिए नसीब होती है। सिद्धारमैया ने अपना वोट बैंक क्रिएट किया है। ऐसा नहीं है कि डीके शिव कुमार का वोट बैंक नहीं है, लेकिन डीके शिव कुमार का जो वोट बैंक है उसमें अलग अलग लोगों का भी शेयर है।
दूसरी तरफ सिद्धारमैया के पास जो वोट बैंक है उस पर किसी भी अन्य राजनीतिक धर्रे का कोई वर्चस्व नहीं है। सिद्धारमैया ने जो अपना वोट बैंक बनाया है, अहिंदा बोलते हैं उसको, अल्पसंख्यक और हिंदुओं में जो दलित है वो और पिछड़ी, इनको मिला करके इन्होंने अपना एक वोट बैंक तैयार किया है। तो इनका कहना है कि मैं रहूंगा तो अहिंदा वोट बैंक कांग्रेस के साथ रहेगा। अहिंदा के अतिरिक्त दो बड़े बड़े वोट बैंक हैं कर्नाटक में, लिंगायत और वो कलिगा। लिंगायत वोट बैंक पे बीजेपी का कब्जा समझा जाता है, हालांकि 2023 के चुनाव में लिंगायत वोट बैंक बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस के पास भी आया। जी। और वो कलिगा वोट बैंक पर देवगौड़ा का प्रभाव माना जाता है, वो भी छिटक कर कांग्रेस के पास आया। लेकिन अगर ये दोनों पार्टियां मजबूत होगी तो फिर से लिंगायत और वोकालिगा वोट बैंक को क्लेम कर सकती है। वाइल अहिंदा वोट बैंक, जिसे सिद्धारमैया ने पिछले 15-20 सालों में तैयार किया है कर्नाटक में, वो सिद्धारमैया के साथ ही रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है, सिद्धारमैया को छेड़ने की कीमत उसे चुकानी पड़ सकती है, यहां तक कि उसकी सरकार भी गिर सकती है। सिद्धारमैया को कन्विंस करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। केशव तो जी, मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई स्थिति बन रही है। वाइल दूसरी तरफ डीके शिव कुमार हैं, जिन्हें पिछले 2 साल से धैर्य दिलाया जा रहा है, आपकी बारी आएगी, वो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि डीके शिव कुमार को राहुल गांधी कैंप का समझा जाता है और सिद्धारमैया को सोनिया गांधी कैंप का समझा जाता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि डीके शिव कुमार का धैर्य कब तक रहेगा। इसके दूसरे पहलू भी हैं, उस पर आगे बात करेंगे। बहरहाल मैं यहाँ पर एक पॉज देता हूं, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे। केशव जी, मेरा सवाल यह है कि 2023 में जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, उसके बाद सीएम जब चुनना था या सीएम बनाना था तो उस वक्त काफी मशक्कत हुई थी। डीके शिव कुमार का अलग दावा था और सिद्धारमैया का अलग दावा था। उस दौरान जो ऊपरी तौर पर समझौता निकलकर सामने आया था वो ये था कि सीएम की कुर्सी सिद्धारमैया को मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख डीके शिव कुमार थे, वो रहेंगे। उसके साथ ही उनको डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा। लेकिन क्या अघोषित रूप से बंद कमरे में क्या ऐसा कोई समझौता भी हुआ था कि 2.5 साल बाद डीके शिव कुमार को सीएम का पद दिया जाएगा? वैभव, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई समझौता हुआ होगा। और बंद कमरे की बात तो फिर बंद कमरे की ही बात रह जाती है। यही बात महाराष्ट्र में हुई थी कि बंद कमरे में यह समझौता हुआ था और फिर कमरा खुलने के बाद सरकार का क्या हश्र हुआ महाराष्ट्र में, वो हम देख चुके हैं। और ये सहमति, ये समझौता बंद कमरे में हो या ऑन पेपर हो, ये कभी सक्सेसफुल नहीं रहा है। चाहे आप उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखें, चाहे उसका उदाहरण आप कर्नाटक में देखें या महाराष्ट्र में देखें, हर जगह ये 50-50 का फॉर्मूला फेल ही हुआ है। शेयर्ड गवर्नमेंट का फॉर्मूला हर जगह, शेयर्ड गवर्नमेंट ही नहीं, शेयर्ड गवर्नमेंट नहीं बल्कि शेयर्ड सीएम पोस्ट का फॉर्मूला हर जगह फेल हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, पहले मुलायम सिंह यादव और मायावती की साझा सरकार बनती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी रोटेट करने पर फैसला होता है, सहमति बनती है, लेकिन आपको पता है उसकी परिणति गेस्ट हाउस वाले कांड में हो जाती है। फिर मायावती और बीजेपी की सरकार बनती है, उसमें भी क्या होता है, मायावती पहले मुख्यमंत्री रह जाती है, बीजेपी की बारी आती है, समर्थन वापस ले लिया जाता है, सरकार गिर जाती है। चलिए वहां से आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हम देख चुके हैं। कर्नाटक की बात करें तो साल 2007, आपको याद होगा 2004 में जो कर्नाटक में चुनाव हुए थे उसमें किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं आया था, त्रिशंकु विधानसभा हो गया था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के जरूर उभरी थी लेकिन सत्ता से काफी दूर रह गई थी। फिर जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी करीब आते हैं और उनमें जो बचा हुआ 40 महीने का कार्यकाल था उस सरकार का, उस विधानसभा का, उसमें फैसला होता है कि 20 महीने डीके शिव कुमार, माफ करें, एचडी कुमार स्वामी मुख्यमंत्री रहेंगे और बाकी के 20 महीने बीएस येडियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे। पहला 20 महीने तो जेडीएस के तरफ से एचडीके हो जाते हैं मुख्यमंत्री। जब भारतीय जनता पार्टी की बारी आती है, सरकार तो बनवा देते हैं लेकिन विश्वास मत में कदम खींच लेते हैं। बीएस येडियुरप्पा की सरकार गिर जाती है लेकिन फिर लोगों की सहानुभूति होती है, खासकर लिंगायत समुदाय के बड़े नेता है बीएस येडियुरप्पा, लिंगायतों की सहानुभूति बीएस येडियुरप्पा के साथ जुड़ जाती है। 2008 में विधानसभा का चुनाव होता है, बीएस येडियुरप्पा मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन ये जो शेयर्ड चेयर वाला फॉर्मूला है वो सब जगह फेल होता रहा है। केशव जी, तो मुझे नहीं लगता है कि कर्नाटक में ऐसा कोई समझौता हुआ होगा, और हुआ भी होगा तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। सिद्धारमैया जब तक खुद नहीं चाहेंगे तब तक उन्हें कुर्सी से कोई हटा नहीं सकता है। कांग्रेस इतना बड़ा जोखिम नहीं लेगी। शिव कुमार
मुझे जहां तक सूचना है वैभव ऋचा, शिव कुमार के पाले में करीब 30 विधायक बताए जा रहे हैं। हम्म। तो अगर दल बदल का फॉर्मूला वहां पर ना लगे, दल बदल अधिनियम उनके ऊपर लागू ना हो, इसके लिए कम से कम उनको 45 विधायकों का समर्थन चाहिए। जी। तो 45 विधायक अगर उनके पक्ष में आते हैं तब वो सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि जी। फिर तब डीके शिव कुमार, भारतीय जनता पार्टी, निर्दलीय सब लोग, जेडीएस एक साथ आ जाएंगे, सरकार गिर सकती है। लेकिन क्या शिव कुमार ये इतना बड़ा अपयश लेंगे? क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मार्ग प्रशस्त करेंगे? यह बड़े टेढ़े सवाल हैं जिसका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। केशव जी, इसी से मुझे 2023 का ही वो किस्सा याद आ रहा है जब कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हुआ और चुनाव के बाद लगभग एक दल ये कह रहा था कि डीके शिव कुमार ही कर्नाटका के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तब तक अचानक जब फाइनल फेज सामने आता है वो सिद्धारमैया का आ जाता है चेहरा सामने। तो इस पर यह कहा जाता है कि सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली थी। इसको आप किस तरीके से, क्या ऐसा कुछ हुआ था? क्या कुर्सी छीन ली गई थी या पहले से तय था कि सिद्धारमैया ही बनने वाले हैं मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस जीतती है तो, जो कि जीती भी? ठीक है ऋचा, थैंक यू। उस चुनाव के दरमियान मैं कर्नाटक में ही था, बारीकी से उस चुनाव को देख भी रहा था, कवर भी कर रहा था और अपने इसी संस्थान के लिए काम भी कर रहा था। चुनाव की तैयारियों के बारे में अगर बात करें तो डीके शिव कुमार वाज एवरीवेयर, ऑल ओवर द प्लेस। चाहे पार्टी के कैंपेन से लेकर के, फंडिंग से लेकर के, पोस्टर बैनर तक लगवाने में, सभाएं आयोजित करवाने में, सब जगह डीके शिव कुमार थे। और ऐसा समझा जा रहा था कि अगर कांग्रेस जीतती है तो डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। सब पावर जी सेक्टर में भी, बिल्कुल। जो कर्नाटक का पावर सेक्टर है, जो सत्ता का गलियारा है कर्नाटक में, वहां भी ये चर्चा हो रही थी कि डीके शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं प्रदेश के। जी। चुनाव होता है, चुनाव में लोगों को ऐसा लगता था कि कर्नाटक में बीजेपी हार सकती है, कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन इतनी बड़ी जीत मिलेगी ये नहीं पता था वहां पर। जी, जैसा एक बिहार में अभी हो गया। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस को वहां पर अप्रत्याशित बहुमत मिला, काफी आ, ज्यादा मिली बहुमत से। केशव जी, सवाल वहां पर आया कि फिर डीके शिव कुमार का पत्ता देख के कितनी आसानी से वहां पर काटा गया। डीके शिव कुमार कैसे इस रेस में पिछड़ते हैं? हम्म। डीके शिव कुमार बहुत बड़े नेता हैं कर्नाटक में, निश्चित रूप से कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, और मेरे ख्याल से कर्नाटक के बाहर भी उनका प्रभाव है। जगह जगह वो रिसोर्ट अरेंज करते हैं, बसेस अरेंज करते हैं, जहां भी हॉर्स ट्रेडिंग की बात आती है वो एकदम पार्टी के पीछे एकदम चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। तमाम चीजें हुई, लेकिन जहां तक जनाधार की बात है, डीके शिव कुमार का जनाधार कर्नाटक के केवल 3-4 जिलों में, बेंगलोर के आसपास वाले जिले हैं, बेंगलोर, कनकपुरा, मांड्या, मैसूर, यहीं तक सीमित है। उससे ज्यादा उनका प्रभाव नहीं है। सीमित जनाधार, उस सीमित जनाधार में भी एक समुदाय का जनाधार इनके साथ है, डीके शिव कुमार के साथ। वो समुदाय है वो कालेगा, जिस पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस का भी प्रभाव है। उस जी। पर, उस वक्कालिगा वोट बैंक पर जेडीएस का भी अधिकार रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये इक्वेशन है कि इनके पास जनाधार उतना बड़ा नहीं है। इनकी छवि एक लार्जर देन लाइफ जरूर है, ये एक फ्लैम्बॉयंट इमेज है इनकी, लेकिन जनाधार उतना बड़ा नहीं है। दूसरी बात, ये समझा दिए जाते हैं, ये लॉयलिस्ट है, ये कांग्रेस के लिए वफादार है। सिद्धारमैया कांग्रेस के लिए वफादार नहीं, वो सरकार कुर्सी के लिए वफादार हैं। केशव जी, सरकार के लिए वफादार है, क्योंकि वो जनता पार्टी से आए हैं, जेडीएस से आए हैं। कांग्रेस नहीं देगी तो कहीं और चले जाएंगे। और आपको याद होगा कि चुनाव के जब परिणाम आए थे उससे पहले सिद्धारमैया की भेंट हुई थी बीएस येडियुरप्पा से। जी। सिद्धारमैया पिक्चर में ही नहीं थे, पिक्चर में थे डीके शिव कुमार और जी परमेश्वरा। जी परमेश्वरा दलित समुदाय से आते हैं और कहा जाने लगा कि कांग्रेस इस बार दलित मुख्यमंत्री बनाएगी प्रदेश में। अब सवाल है कि डीके शिव कुमार को पसोपेश में ला दिया गया। दलित मुख्यमंत्री का विरोध करते हैं तो दलित विरोधी बन जाएंगे। दलित विरोधी बनकर के मतलब राजनीति चमक नहीं सकती है देश में, और कर्नाटक जैसे प्रदेश में भी। तो इस तरह से धीरे धीरे वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट कराया गया, और फिर स्लोली उसमें सिद्धारमैया की एंट्री होती है। सिद्धारमैया अपने अहिंदा वोट बैंक के साथ बीच में आ जाते हैं, और उससे पहले इनकी भेंट होती है माफ कीजिए, सिद्धारमैया की भेंट होती है बीएस येडियुरप्पा से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है प्रदेश में।
कांग्रेस को संदेश देने के लिए था कि अगर सिद्धारमैया को नहीं बनाया जाता है मुख्यमंत्री तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, पार्टी एक और विभाजन के लिए तैयार रहे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें एक अघोषित समझौता भी है। दूसरी तरफ समझौते की एक और कड़ी आपको बेंगलोर से दूर कोस्टल कर्नाटका की तरफ ले जाता है। कोस्टल कर्नाटका की बात करें तो देश की सबसे बड़ी केसरिया पट्टी में वो गिना जाता है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचुर बाहुल्य है, तमाम चुनाव वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती रहती है। वहां का एक प्रभावशाली परिवार है, राजनीतिक परिवार, जरकीहोली फैमिली। सतीश जरकीहोली अभी कर्नाटक में मंत्री भी हैं सिद्धारमैया की सरकार में, और जरकीहोली बंधु जो हैं वो सारी पार्टियों में हैं, बीजेपी में है, जेडीएस में है, कांग्रेस में है, जो जितनी पार्टी होगी सब में उनका प्रभाव रहता है। जिस तरह से एक समय पर अपने ये जो खनन वाले बंधु थे उनका जलवा हुआ करता था, जनार्दन रेड्डी की बात करें आप राजनीति में जी, रेड्डी परिवार, रेड्डी बंधुओं का जो जी जलवा हुआ करता था वही जरकीहोली बंधुओं का जलवा है। और जरकीहोली बंधुओं में से एक सतीश जरकीहोली वो सिद्धारमैया की कैंप में है, और उनके दूसरे भाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। इनका कहना है जरकीहोली कैंप जो कोस्टल कर्नाटका में बहुत अच्छा प्रभाव रहता है, जहां पर बीजेपी का जनाधार है, वो भी चाहते हैं कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहें। और ये जरकीहोली फैमिली बीजेपी और सिद्धारमैया के बीच में एक योजक कड़ी की भी भूमिका निभा रहा था। तो इन्हीं सब शर्तों के बीच कांग्रेस को एक मध्यम मार्ग निकालना था ताकि सिद्धारमैया कांग्रेस में बने रहे, कांग्रेस में सरकार, माफ कीजिए, कर्नाटक में सरकार मुख्यमंत्री कांग्रेस बने रहे। इसीलिए कांग्रेस डीके शिव कुमार को समझा बुझाकर कुछ दिनों के लिए शांत करती है, उन्हें पारितोषिक में उप मुख्यमंत्री का पद जरूर देती है। उससे पहले कर्नाटक में चल रहा था कि कम से कम 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, डीके शिव कुमार भी बनेंगे और जी परमेश्वरा भी बनेंगे। लेकिन डीके शिव कुमार का कहना था कि जितना पावर मुख्यमंत्री को है उतना ही पावर उप मुख्यमंत्री को भी चाहिए। तो वो संतुलन बनाया जाता है, इन्हें भी अच्छे विभाग दिए जाते हैं। और जिस तरह मुख्यमंत्री भी केवल एक ही हो सकता है, कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री भी एक ही होता है। केशव जी, तो ये पूरा गणित रहता है। इस तरह से सिद्धारमैया ने कांग्रेस की सत्ता में इस बार अपनी जगह बनाई, छीन ली डीके शिव कुमार से जाने कुर्सी। नहीं दे सकते हैं। केशव जी, मेरा सवाल है थोड़ा हमारी बातचीत से उलट है। मान लीजिए कांग्रेस आला कमान डीके शिव कुमार को सीएम बना दे, जैसा वो दावा कर रहे हैं, मान लीजिए बना देते हैं, तो इसके क्या नुकसान है? सिद्धारमैया अभी उनके पास क्या ताकत है? क्या वो कुछ, जैसे कि आपने इशारा भी किया था कि उन्होंने बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा से मुलाकात की थी, तो अभी सिद्धारमैया को हटाना कितना नुकसानदायक हो सकता है कांग्रेस के लिए? अल्पसंख्यक वोट छिटक सकता है उनसे, या वैभव, मेरे ख्याल से सबसे पहली बात मैंने यही कहा कि फिर कांग्रेस अपना सरकार खो देगी प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी। केशव जी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि नहीं दिया, डीके शिव कुमार के पाले में केवल 30 विधायक हैं, केवल 30 विधायक, और सिद्धारमैया को करीब 90 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए मेरे ख्याल से 113 विधायक चाहिए, शायद वहां पर 224 है अधिकतम सीटों की संख्या, तो उनको सरकार बनाने के लिए 113 विधायक चाहिए। 90 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है सिद्धारमैया के पास है। अब 90 में से मान लीजिए कि कांग्रेस आला कमान के आदेश पर 40-45 नहीं भी आते हैं साथ में, तब भी 45 इनके पास हैं। 45 विधायक लेकर के अगर सिद्धारमैया निकल जाते हैं, एंड फॉर दैट मैटर 45 विधायक लेकर कोई भी निकल जाता है, डीके शिव कुमार भी निकल जाते हैं, तो नंबर 1 उन पे दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वो 1/3 हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, जो संख्या है कांग्रेस की, 1 मिनट, 45 लेकर के आ जाते हैं, तब फिर आप एक साइड में 45 इनके रख लीजिए, बाकी 65-66 कुछ बीजेपी के हैं उनको रख लीजिए, 19 जेडीएस के हैं उनको रख लीजिए, 4-5 निर्दलीय है वो रख लीजिए। ये सब मिला करके बाकी बचे हुए 2.5 साल के लिए एक गठबंधन का फॉर्मूला तैयार हो सकता है। तो संभावना यही है कि डीके शिव कुमार तो पार्टी में रह सकते हैं और इतने दिनों से कंटिन्यू करते आ रहे हैं, लेकिन अगर सिद्धारमैया को छेड़ा गया तो सिद्धारमैया जरूर पार्टी तोड़ देंगे।
इतना इसमें तय एक है। छोटा सा सवाल है केशव जी, सिद्धारमैया उतने ज्यादा मतलब 77 साल के हो गए हैं, वो एक उम्र उनकी बीत चुकी है, उतने ज्यादा ताकतवर अब वो अभी भी हैं इस उम्र के इस पड़ाव में भी? बिल्कुल, अरे मैं कह रहा हूं ना, उनके पास 90 विधायकों का समर्थन है। बिल्कुल। तो 90 केशव जी विधायक, बिल्कुल 90 विधायकों का समर्थन सिद्धारमैया के पास है, और लेकिन जो बाकी राज्यों की तरह जो डिसिप्लिन की कमी कांग्रेस में दिखाई पड़ती है, वो कर्नाटका में भी एक बार फिर दिख रही है, जहां पर उप मुख्यमंत्री ऐसा पोस्ट कर देता है कि अपने शब्दों पर टिके रहना चाहिए, अगर आप कुछ कहते हैं तो उसको पूरा भी करना चाहिए। पोस्ट का मतलब यही होता है डीके शिव कुमार के पोस्ट का। लेकिन केशव जी, इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले वैभव, मेरा सवाल आपके लिए होगा कि क्योंकि राजनीतिक हलकों में जो चहलकदमी मची हुई है उस पोस्ट को लेके, ताजा अपडेट्स क्या हैं? कुछ बयान निकल कर आ रहे हैं या किसी ने कुछ कहा हो, तो कुछ ताजा अपडेट्स भी हमारे बीच आप पेश कीजिए। देखिए, अभी जो ताजा 3 बयान आए हैं, एक तो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर, जैसा केशव सर ने बताया था, ये भी 2023 में मुख्यमंत्री के दावेदार थे और अभी ये गृह मंत्री हैं। उन्होंने डीके शिव कुमार का समर्थन किया है, एक तरीके से कहा है कि वो डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी भी इच्छा है कि वो सीएम बने। इसके साथ ही खड़गे का एक बयान आया है। खड़गे ने कहा है कि सब मिल बैठकर बातचीत करेंगे, मामला सुलझा लेंगे और इस बातचीत में राहुल गांधी भी साथ रहेंगे, यानी अब एक बड़ी बातचीत होने राहुल वाली है। सोनिया दोनों को इंक्लूड करने की जी बात जी। कही है। और इसके साथ ही सिद्धारमैया के बेटे हैं यतेंद्र, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बदलने की कोई जरूरत नहीं है और अभी कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली भी नहीं है। तो ये 3 बयान आए हैं। केशव जी, इसी बयान से आपसे मैं क्वेश्चन करूंगी। जैसे कि हमने शुरू में बात किया था कि कितना भूचाल मच सकता है डीके शिव कुमार के इस पोस्ट के बाद, लेकिन अभी वैभव ने जो अपडेटेड ताजा जो बयान बताए, उसके हिसाब से तो दिख रहा है कि टीम मीटिंग करने वाली है, टीम बैठने वाली है, बातचीत करने वाली है, यानी कि सीरियस मैटर तो सीरियस हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, इन बयानों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो क्या कुछ बदलाव हो सकता है? क्योंकि जो होम मिनिस्टर भी अगर डीके शिव कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात हो गई कर्नाटक की राजनीति में। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मामला तो कोई भी छोटा नहीं है। सरकार गिराने, केशव जी, केशव जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आपका नेटवर्क का कुछ इशू लग रहा है। ऋचा जी, मैं आपको इस सवाल का जी जी जी, अभी केशव जी आपका नेटवर्क सही हो गया, प्लीज कंटिन्यू। अभी मेरी आवाज ठीक है? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जहां पर सरकार गिराने, सरकार बचाने और सरकार बनाने का सवाल हो, तो मामला तो छोटा नहीं हो सकता है, मामला तो गंभीर है ही। दिल्ली में विधायक कैंप कर रहे हैं, सिद्धारमैया कैंप के विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, तो बात तो छोटी नहीं है। विधायक ही ने, उनके साथ दो दो कैबिनेट मंत्री भी दिल्ली में मिडनाइट डेरा मीटिंग डाले चल हुए रही हैं। है, मिडनाइट चाय पानी चल रहा है। हाँ, तो बात तो कुछ ना कुछ जरूर हो रही है, लेकिन किसके पास कितना बार्गेनिंग पावर है ये देखना पड़ेगा। मुझे अभी भी पूरा भरोसा, देखिए, ये छत्रपों की लड़ाई, एक कांग्रेस पार्टी में आप अनुशासनहीनता वाली बात कह रहे हैं ना, जी। मुझे नहीं लगता है कि सिद्धारमैया का जो ये पोस्ट है कहीं से अनुशासनहीन है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी पर निशाना नहीं रखा है। सिंपल एक बात करें, और राजनीति में जब आप बात करते हैं, राजनीति में वादों का कोई मूल्य नहीं होता है, कितने वादे किए जाते हैं। और वैसे भी कहा जाता है एक्ट्स एंड प्रोमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन, तो ये वादे तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब इसकी तकनीकी पहलू पर भी गौर करते हैं। मान लीजिए, मैंने आपको क्या कहा, डीके शिव कुमार का प्रभाव कितना है 4 जिलों में, जरकी होली फैमिली का प्रभाव कितना है 5 जिलों। जो कोस्टल कर्नाटका पूरा है जरकी होली फैमिली की गिरफ्त में है, और उसके आसपास भी। तो यहां का जो कंपनसेशन है डीके शिव कुमार के जाने से, वो जरकी होली फैमिली के साथ आ जाएगा सिद्धारमैया के पास। तो मुझे अभी भी, अच्छा, कांग्रेस में अभी जो पावर सेंटर्स बने हुए हैं, ये आप केवल डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया मत देखिए, ये तो 2 ध्रुव हो गए हैं अभी के समय में। आप कह रहे हैं कि जी परमेश्वरा डीके शिव कुमार के साथ आ गए हैं, प्रियांक खड़गे किसके साइड हैं? एक समय में मल्लिकार्जुन खड़गे और डीके सिद्धारमैया को राजनीति में प्रतिद्वंदी माना जाता था कांग्रेस के अंदर, लेकिन आज खड़गे कैंप का भरोसा भी सिद्धारमैया के साथ जुड़ा हुआ है। प्रियांक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं प्रियांक खड़गे, वो सिद्धारमैया के साथ हैं। तो सत्ता का संतुलन अभी भी जो है, मेरे ख्याल से
मेरी जहां तक जानकारी है और मेरा जहां तक अनुमान है, वो मुझे सिद्धारमैया के साथ ही लग रहा है। हालांकि राजनीति में अनहोनी का दौर भी आजकल चल रहा है, वो तो कुछ भी सकता है। एक चीज मैं और यहां पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, डीके शिव कुमार पिछले एक साल से थोड़ा थोड़ा रेवेलियन केशव जी, दे रहे हैं। अगला अगला सवाल इसी को लेकर है, इस बातचीत का। देखिए, अगर मान जैसा कि आप कह रहे हो, जिसकी संभावना भी नजर आ रही है कि सिद्धारमैया ही अभी सीएम रहेंगे, अगर सिद्धारमैया ही सीएम रहते हैं और डीके शिव कुमार की मांग नहीं मानी जाती है, फिर क्या होगा? क्या कांग्रेस में जो अतीत में हो चुका है, जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा था, सिंधिया कैसे अपने विधायकों के साथ चले गए थे, कमलनाथ की सरकार गिर गई, ऐसी ही कोशिश सचिन पायलट राजस्थान में कर चुके हैं, हालांकि वो कामयाब नहीं हुए। क्या ऐसी कोई कोशिश कर्नाटक में भी हो सकती है? शिव कुमार ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए, अगर शिव कुमार को ये करना रहता तो मेरे ख्याल से 2023 में भी ही कर चुके होते ये। उस समय में तो उनके पास ज्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त था। एक बार मुख्यमंत्री बन जाने के बाद सिद्धारमैया अपना प्रभाव जो दूसरे कैंप के या फिर जो निष्पक्ष विधायक रहते हैं उन पर भी वो जमा चुके हैं। तो ये थोड़ा लेट तो जरूर हो गया है, लेकिन डीके शिव कुमार पिछले साल कुंभ में आते हैं, प्रयागराज में यूपी सरकार के द्वारा किए गए आयोजन की तारीफ करते हैं। कोयम्बतूर जाते हैं, जग्गी वासुदेव जी के आश्रम में शिवरात्रि पर, वहां पर अमित शाह से उनकी भेंट होती है, वहां पर भी वो तारीफ करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि देयर आर ओपनिंग्स, दूसरी तरफ भी उनके लिए संभावना है, ये हिंट दे रहे हैं शिव कुमार। पिछले दिनों आपने अभी कुछ बयानों की चर्चा की, मैं आपको थोड़ा और पीछे लिए चलता हूं। बी BS विजेंद्रा हैं, जी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, BS येडियुरप्पा के पुत्र हैं। उनका बयान आया था कि बिहार चुनाव के बाद कर्नाटक की राजनीति भी बदलेगी, सत्ता बदलकर रहेगी। अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रांतीय अध्यक्ष यह बात बोलता है तो इसको भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो बिल्कुल। बदल के रहेगी, इसका मतलब सिद्धारमैया जा सकते हैं। अगर डीके शिव कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये डील हो चुकी है तभी सिद्धारमैया जाएंगे। अगर डीके शिव कुमार अभी भी पार्टी में लॉयल हैं तो मुझे लगता है कि सत्ता सिद्धारमैया के पास ही रहेगी। इस मामले का निस्तार कुछ इस तरह से हो सकता है कि डीके शिव कुमार के कैंप के जो कुछ लोग हैं उनमें से कुछ और लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है केशव जी, और संतुलन को स्थापित करने के लिए जर्की होली को उप मुख्यमंत्री के तौर पे लाया जा सकता है, ताकि डीके शिव कुमार के दंश को कमजोर किया जा सके। और सिद्धारमैया ये इसमें बहुत ही चतुर रहे हैं, ये याद रखिए। जब भी उनकी कुर्सी खतरे में होती है दो ही बात करते हैं, वो अहिंदा और जो मैसूर की परियोजनाएं हैं उस पर वो चले जाते हैं। तो फिर से अहिंदा और मैसूर की परियोजनाएं, जो मेकेदातु परियोजना है उसकी बात वो करने लगे हैं। इसका मतलब है कि सिद्धारमैया ने अपने पास से चल दिए हैं। केशव जी, कांग्रेस हाईकमान को ही सोचना है। मेरे ख्याल से कांग्रेस हाईकमान भी मूल्यांकन कर रही होगी परिस्थितियों का और उसी के अनुरूप कोई फैसला लेगी। लेकिन जहां तक मेरा राजनीतिक अनुमान है, मुझे नहीं लगता है कि कर्नाटक में सत्ता बदल रही है। जी केशव जी, एक छोटा सा सवाल है इसमें। देखिए, सत्ता परिवर्तन ना कहें तो नेतृत्व परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। सिद्धारमैया 77 साल के हो चुके हैं। कांग्रेस लगातार ये गलती करती आई है। उसने सही समय पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ का उत्तराधिकारी या कह लें या दूसरी लीडरशिप विकसित नहीं की जो युवा हो। अब जीतू पटवारी को भले बना दिया है, लेकिन अगर समय रहते बना देते तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन होता। राजस्थान में देखा जाता है कि मेहनत सचिन पायलट करते हैं। 2013 से लेकर 2018 तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहते हुए पूरी मेहनत वो करते हैं, लेकिन जब सत्ता आती है तो सत्ता की मलाई खाने के लिए कांग्रेस महासचिव उस वक्त के जो रहते हैं अशोक गहलोत तो राजस्थान पहुंच जाते हैं सीएम बनकर। तो शिव कुमार के साथ भी तो यही हो रहा है। सारी मेहनत उन्होंने की, सारा पैसा उन्होंने लगाया, साधन संसाधन उनके रहे और मेहनत के बाद सत्ता की बारी आई तो मिल गई सिद्धारमैया को। तो कांग्रेस ये चीजें संभाल क्यों नहीं पा रही? वो अपनी नई लीडरशिप विकसित क्यों नहीं कर पा रही? पुराने लोगों पर इतना ज्यादा निर्भर क्यों है? वो डर के क्यों जी रही है कांग्रेस? क्या उसके पास कुछ और प्लान नहीं है, कुछ और रास्ता नहीं है? उसको इतना डर है कि सेम चीज वो रिपीट कर रही है? नहीं, कांग्रेस डर के इसलिए जी रही है क्योंकि उसका जनाधार प्रदेश दर प्रदेश सिमटता जा रहा है। अब देखिए कांग्रेस कहां बची है। हिंदी पट्टी के सारे राज्यों में कांग्रेस खत्म है। ऊपर हिमाचल में एक जगह आपको कांग्रेस दिखेगी।
बिल्कुल। दक्षिण में भी देखिए कांग्रेस कहाँ है, तमिलनाडु में थोड़ी सी सहयोग कह सकते हैं, डीएमके सरकार में उनका होता है, कर्नाटक में ले दे करके है। बस। पूर्वोत्तर में देखिए कांग्रेस कहाँ है, दक्षिण में कर्नाटक में और एक तेलंगाना में, ये दो सरकार है उनके पास, और कहाँ है लेकिन कांग्रेस की सरकार। ये तो डर वाले सवाल का जवाब हुआ, लेकिन वैभव का जो सवाल था केशव जी कि सेम गलतियां रिपीट कर रही है, नेतृत्व में बदलाव क्यों नहीं ला इसमें रही इसमें मैं है? छोटी सी बात और जो देता हूं केशव जी, क्या 2028 में इसका नुकसान नहीं होगा? 2028 तक तो सिद्धारमैया 80 तक हो जाएंगे उम्र तक, तो 28 का चुनाव ये किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? तब तो किसी को आगे देखिए लाना ही पड़ेगा। वैभव, अगर आप क्रिकेट मैच फॉलो करते हैं ना, जी। तो टेस्ट मैच का यही रूल है। टेस्ट मैच जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, उसका यही रूल है कि पहले आप स्कोर के करीब तक तो जाएं। पहली इनिंग में जितना आपको लीड मिला है, सॉरी जितना आपको टारगेट मिला है, पहले उसको क्रॉस तो करें, फिर लीड की सोची जाएगी और फिर फॉलो ऑन का सोचा जाएगा। तो जब तक आप उस स्कोर के क्लोज नहीं जाते हैं, आपको इतनी लंबी प्लानिंग मेरे ख्याल से सक्सेसफुल नहीं बना सकती है। तो जो यहाँ पर कांग्रेस के साथ स्थिति है, 2028 का नुकसान 2028 में देखा जाएगा। पहले वो 2025 तो समेट लें। 2025 में ही नुकसान हो गया तो 28 में नुकसान के लिए इंतजार क्या है? बिल्कुल। अभी नुकसान, पहले अभी जो नुकसान हो रहा है उसको तो रोक ले। दूसरी बात, हर हर राजनीतिक पार्टी का अपना कायदा होता है, उनकी अपनी रणनीति होती है। कांग्रेस की रणनीति मौके पे गलत साबित हो रही है, कई सारे मौके पे गलत साबित हो चुकी है, यह एक अलग बात है, लेकिन उनकी ऑब्वियसली कोई ना कोई रणनीति तो जरूर होगी। जब हम और आप इस बात को समझ रहे हैं कि डीके शिव कुमार की सारी मेहनत थी और उन्हें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिलनी चाहिए, तो क्या कांग्रेस आला कमान ये नहीं समझ रहा होगा? बिल्कुल। लेकिन क्या आखिर आखिर वो कौन सी जादू की छड़ी है सिद्धारमैया के पास, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। जो बिल्कुल। जादू की छड़ी दौर में नहीं रहते हुए भी वो 2013 में चला सकते हैं, जिस जादू छड़ी का इस्तेमाल वो दौर में नहीं रहते हुए 2023 में चला सकते हैं, तो अभी सत्ता के शीर्ष पर विद्यमान है वो प्रदेश में, क्या अभी उनके हाथ में वो जादू की छड़ी नहीं होगी? तो बिल्कुल केशव जी। सिद्धारमैया बहुत बड़े जादूगर हैं, और मैं यह बहुत ही स्पष्टता के साथ मानता हूं कि राजनीति में उम्र की कोई गिनती नहीं होती। फॉर दैट मैटर मोदी जी भी 75 साल के हो चुके हैं, केंद्र की राजनीति में अभी भी सक्रिय हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार की भी उतनी ही उम्र हो गई है, 75 साल। ये सब अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने प्रदेश में। तो बिल्कुल। उम्र कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसकी वजह से कह सकते हैं कि राजनीति अब चूक गई है। हाँ, कांग्रेस के साथ समस्या है। एक समस्या है उनका घटता हुआ जनाधार, दूसरी समस्या है उनके पास जो स्थानीय छत्रप होते थे वो अब छत्रप नहीं रहे हैं। उसमें डीके शिव कुमार बहुत बड़े छत्रप बचे हुए हैं अभी कांग्रेस के। हम्म। कांग्रेस अगर उस छत्रप को नहीं संभाल पाती है, तब ये एक सीयर लॉस है कांग्रेस के लिए। उससे कम ओवर कैसे कर पाएगी दक्षिण में कांग्रेस, यह सोचने वाली बात होगी। कहीं और उनके किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस का कोई ऐसा कद्दावर नेता, कद्दावर चेहरा आपको नहीं मिलेगा जैसे बिल्कुल। डीके शिव कुमार बने हुए हैं उनके साथ। दूसरी जमात का लीडरशिप नहीं तैयार करना बहुत बड़ी नाकामयाबी है कांग्रेस की, बहुत बड़ी नाकामी है। लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी जाने किस तरह से परफॉर्म करना चाहती है, उन्होंने अपने लिए क्या माइलस्टोन सेट किए हैं। हमारी तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कभी बात हुई नहीं है इस मसले आ, पे। केशव वो जी, एक मौका दे आखिरी तो पूछेंगे सवाल उनसे। इस बातचीत का बीजेपी को लेकर है। क्या बीजेपी कोई रिस्क लेगी या वो 2028 तक का इंतजार करेगी? नहीं, बीजेपी इंतजार नहीं करती है। बीजेपी के पास फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज कोई चांस होगा तो वो अभी गोल करेगी, अभी गोल मार देगी। बीजेपी को पूरा पेनल्टी कॉर्नर भी नहीं चाहिए, उसको थोड़ा पेनल्टी कॉर्नर चाहिए, मिला वो गोल जरूर हिट करेगी, भले फॉल हो कुछ हो। बीजेपी इंतजार नहीं करती, और बीजेपी क्यों इंतजार करेगी? इतने सारे प्रदेशों में उसकी सत्ता है। एक बिल्कुल। प्रदेश में नहीं भी आई तो क्या जाता है, एक किक करके देखेगी वो। तो और मुझे केशव लगता जी, है हमारी बातचीत में एक चीज छूट गया है, हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि डीके शिव कुमार के परिवार के ऊपर बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं। आ, केंद्रीय हो जांच सकता है, एजेंसियां हो सकता है, हावी रही हैं बहुत बार। हो सकता है कि वो भी वॉशिंग मशीन की शरण में चले जाएं। जी। लेकिन देखिए, राजनीति में जब आप होते हैं तब केसेस चलते रहते हैं, बिल्कुल। उस वो केसेस का एक कोई लेना जेब में देना रख के नहीं है। घूमते हैं राजनीति में हाँ केसेस को हाँ तो। हाँ, बिल्कुल। अजित पवार पे कितने सारे केसेस चल रहे थे, उनको जब मर्जी हुआ विपक्ष में रहे, जब मर्जी हुआ सत्ता में आ गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल अपोनेंट है तो आप पर कई सारे केसेस ऐसे भी दर्ज किए जाते हैं, तो ये कोई बिल्कुल। बड़ी बात नहीं है।
अब कैसे केसेस हैं, उनका कितना बड़ा फायदा कौन उठा पाता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। केसेस चल रहे हैं, केसेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में क्या चल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जैसा कि आपने ऑलरेडी बताया है कि बीजेपी अलग अलग वक्त का इंतजार नहीं करती है। अगर तवा गर्म है तो वो रोटी सेकने में पीछे नहीं हटेगी, वो इंतजार नहीं करेगी कि तवा हमारे पास आए, वो रोटी कहीं से भी फेंक देगी। तो ये रही बीजेपी की बात। लेकिन वापस अगर हम जिस डिस्कशन पे थे कि क्या कर्नाटक में बड़ा भूचाल आ सकता है, भूचाल की हलचल तो हम महसूस कर रहे हैं, मीटिंग्स होने वाली हैं, लेकिन केशव जी ने जो एक बात शुरू में ही कहा था कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और ये संभावनाओं का खेल है, बिल्कुल क्रिकेट की तरह ही। तो क्या संभावनाएं होती हैं, क्या जो अभी कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है जिसमें खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम बड़े लीडर्स मौजूद होने वाले हैं, क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाता है, क्या सेटलमेंट होता है, या क्या सिद्धारमैया की जो जादू की छड़ी है जिसकी केशव जी बात कर रहे थे, वो जादू की छड़ी वो फिर से चला पाते हैं? अभी तो छड़ी उनके पास ही है। तो सब कुछ क्या निकल कर आता है वो तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल यही है कि राजनीति में भूचाल कांग्रेस ने वापस से कर्नाटक में मचा रखा है और इस पर हमारी नजर बहुत तेजी से बनी हुई है, क्योंकि ताजा अपडेट्स आपको अगर देखने हैं तो सबसे पहले आपको वन इंडिया पर ही मिल रहा होगा। तो इसी तरह से किसी भी अपडेट के लिए और कर्नाटक की राजनीति पर सभी ताजा खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। हम लोग फिर मिलेंगे इसी स्टूडियो, इसी न्यूज रूम से और आपको बताते रहेंगे कर्नाटक का हालचाल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.